इनफॉर्मल फैलेसी में हमने बेगिंग टू क्वेश्चन, सर्कुलर रीजनिंग, इन सब के बारे में कल हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं द फैलेसी ऑफ मेनी क्वेश्चन। ठीक है, मेनी क्वेश्चन मतलब कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या प्री सपोजिशन, लोडेड क्वेश्चन, और इसको प्लूरियम इंटरोगेटियम ये भी बोला जाता है। ठीक है, इनके ये सारे नाम हैं। ठीक है, फैलेसी ऑफ मेनी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्री सपोजिशन, ये लोडेड क्वेश्चन, ये सारे नाम, इनके अलग अलग नाम हैं, इन तरह से भी इनको जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सम टाइम आस्क अ क्वेश्चन दैट प्री सपोजिशन समथिंग दैट नॉट बीन प्रूवन और एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन्वॉल्व। मतलब क्या है कि कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर हम उसका आंसर हाँ में देते हैं तो भी हम ही फंसेंगे, अगर हम उसका उत्तर ना में देते हैं तो भी हम ही फंसेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, वो इसमें क्या लिखा हुआ है, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ। क्या आपने अपनी पत्नी को मारना बंद कर दिया है। अगर आप यहाँ पे हाँ कहेंगे मतलब क्या है कि आप पहले अपनी पत्नी को मार रहे थे लेकिन अभी आपने मारना बंद कर दिया है। ठीक है, अगर आपने कहा नहीं, ठीक है, तो क्या हुआ, आप अभी भी अपनी पत्नी को मारते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्री सपोजिशन, जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं, जो हम उससे कहलवाना चाहते हैं, उसी चीज का हम क्या करते हैं, प्रश्न बना के हम उसको दे देते हैं। ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्री सपोजिशन, लोडेड क्वेश्चन, या फिर प्लूरम इंटेरोगेटियम। ठीक है, तो ये सारे नाम से इनको जाना जाता है। जब हम जो चीज उनसे बुलवाना चाहते हैं उसी तरह का प्रश्न उसको बना के देते हैं ताकि वो हाँ बोले तब भी फंसे और ना बोले तब भी फंसे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ मेनी क्वेश्चन। ठीक है, फिर फॉल्टी जनरलाइजेशन, ये भी एक तरह का इम्प्रॉपर इनफॉर्मल फैलेसी होता है। फैलेसी ऑफ मेनी क्वेश्चन जो है वो भी एक तरह के इनफॉर्मल फैलेसी होता है। इसमें क्या होते हैं, रीचिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम ए वीक प्रीमाइसिस। ठीक है, कमजोर परिसर से, ठीक है, एक अच्छा परिसर ना हो उससे ही हम क्या कर देते हैं, उसके निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमने जो तर्क दे रहे हैं, जो P1 प्रीमाइसिस मतलब क्या होता है, आप जो तर्क दे रहे हैं उसी के आधार पर आप क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो तर्क आप दे रहे हैं, जो आप प्रीपोजिशन स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वही क्या है, वीक है, कमजोर है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका कंक्लूजन जो निकलेगा वो भी क्या है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्टी जनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, दिस फैलेसी अकर व्हेन द एक्सपेक्टेशन टू द जनरलाइजेशन इज इग्नोर्ड। ठीक है, कब होता है, इसी को ही हेस्टी जनरलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब कि कब होता है, जब आपका एक्सपेक्टेशन है किसी कंक्लूजन को लाने का, ठीक है, लेकिन वो इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब कि इग्नोर करने का मतलब क्या है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जब आपको कोई कंक्लूजन लाना है, कोई जनरलाइजेशन करना है, ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण। ठीक है, आप किसी चीज का सामान्यीकरण करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस क्लास के सभी बच्चे क्या करें, टाइम पे स्कूल आए। ठीक है, आप चाहते हैं कि सभी बच्चे क्या करें, 10 बजे स्कूल आए, 10 बजे क्लास में पहुंच जाए। ठीक है, आप चाहते हैं ऐसा करना, लेकिन आपने उसके लिए जो रूल बनाया है, ठीक है, जो रूल आपने बनाया है वो क्या हो जाएगा, वो सही नहीं होगा, जिसकी वजह से आप चाहते हैं फिर भी वो चीज प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, वो चीज नहीं हो पाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, इट मीन्स रशिंग टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ना होते हुए भी हम क्या कर देते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, आप जब एड देखते हैं, ठीक है, टीवी में आपको बहुत सारे एड दिखते होंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसमें क्या होता है, 1 मिनट में आपका ऐड होता है ना, 1 मिनट का आपका ऐड होता है, जिसमें आपको 1 मिनट, कोई कोई ऐड तो 1 मिनट का भी नहीं होता, उससे भी कम का होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, कैसे एक सोप है, ठीक है, एक सोप है, उसके लिए हम क्या करते हैं,
एक कोई सेलिब्रिटी कोई है, जैसे कोई भी एक सेलिब्रिटी आती है उस सोप का ऐड करती है, ठीक है। जैसे नंबर वन सोप में आपने देखा होगा लक्स का सोप आता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, उसमें मतलब वो आती है आधे से आधे मिनट के लिए, उसमें वो लक्स सोप का क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस लक्स सोप से क्या होता है, मेरे स्किन में बहुत सॉफ्टनेस आता है, ठीक है, मैं दिन भर फ्रेश फील करती हूँ। ऐसा उसमें कुछ चलता रहता है, ठीक है। और हम उसको देखते हैं और हम क्या कर लेते हैं, हम उसको सही मान लेते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जबकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो लक्स सोप नहीं यूज करती होंगी, वो 10 रुपए का सोप यूज करेंगी क्या, लक्स सोप, ठीक है। हमें पता है, लेकिन हम उसको देख करके क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं, यस लक्स सोप लगाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में सॉफ्टनेस आता है और हम मतलब फ्रेश फील करते हैं, और हम उसको यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, कि आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, और उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उसका कंक्लूजन निकाल करके आप उसको अप्लाई कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, हेस्टी जनरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और फैलेसीज होती है इनफॉर्मल में ही, जिसको हम लोग स्लिपरी स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका आता है, हेस्टी जनरलाइजेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थीन एज टू द वेज कैमल नोज, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, asserting that a proposed relatively small first action will inevitably lead to the chain of the related event resulting in the significantly and negatively event and therefore should not be permitted। मतलब क्या है कि एक चेन बना देते हैं आप, जैसे कि आपको बोला जाता है, अ, आपको जैसे बचपन में बोला जाता था, ठीक है, आप जैसे बोलते थे स्कूल नहीं जाना है मुझे, जब आप नर्सरी क्लास में थे, तब आपको क्या बोला जाता था कि आप स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर के आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे, पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो आपके पास नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो आप कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ खरीद नहीं सकते तो आप बहुत दुखी रहोगे, ठीक है। ये क्या है, बड़ा सा आपको क्या बना दिया, स्लीपरी स्लोप, यानी कि जो भी मन में आपके आ रहा है वो आप बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या उस चीज का रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से अगर हम देखें तो पढ़ाई लिखाई से इतना रिलेशन नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं वो लोग भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस समय आपको ये चीज बोला जाता था कि आप पढ़ोगे नहीं, आप स्कूल नहीं जाओगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बोली जाती थी। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, इफ यू गिव रेस देन आई हैव गिव एवरीथिंग everyone a raise then the company will go bankrupt। रेस का मतलब क्या है, जैसे आप किसी अपने मैनेजर के पास गए, मैनेजर से आपने बोला कि मुझे मैं इतने दिन से आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी दीजिए, मतलब सैलरी मेरा इंक्रीमेंट कीजिए, ठीक है। तो वो कहेंगे कि अगर मैं तुम्हें सैलरी में इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे सभी को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, सभी की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, अगर मैं सभी की सैलरी बढ़ाया तो बैंक करप्ट हो जाएंगे, और बैंक करप्ट हो जाएंगे तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, ठीक है। ये क्या हुआ, जबकि इससे कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, ठीक है। एक वो, फिर आप भी उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, मतलब लगेगा कि हाँ यार शायद सही कह रहे हैं, ठीक है, कि मुझे मुझे ज्यादा सैलरी देंगे तो सबको ज्यादा सैलरी देंगे, फिर यहाँ के पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा तो बैंक करप्ट हो जाएंगे, मेरे को जो कुछ भी मिल रहा है अभी 20-30 हजार वो भी नहीं मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक रिलेशन, एक चेन बना दिया जाता है रिलेटेड इवेंट्स का, और आपको ये भी एक क्या होता है, एक तरह का फेलिसी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपरी स्लोप कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। रेड हायरिंग भी एक तरह का इनफॉर्मल फेलिसी होता है, ठीक है। ये इनके नाम ऐसे ही लिखे होते हैं, इनके नाम हिंदी में नहीं लिखे होते, हिंदी में भी लिखा होगा तो कैसा लिखा होगा, रेड हायरिंग ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही समझिए, रेड हायरिंग। रेड हायरिंग में क्या होता है, रेड हायरिंग इज एन इमोशनली चार्ज्ड इशू brought up to divert action from the something the manipulator to want to avoid, ठीक है। मतलब क्या होता है, रेड हायरिंग का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, इमोशनली चार्ज या फिर इमोशनली उनको ब्लैकमेल करते हैं। जैसे हम घर में क्या होता था, अब मम्मी पापा है, उनकी गलती आपको आपने कोई गलती की है,
उनको पता चली, ठीक है। जैसे बचपन में हम रहते थे, हमने कोई मतलब फ्लावर केस है उसको तोड़ दिया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा काम कर दिया और मम्मी हमें डांटने आ रही, हमें पता है, ठीक है। तो हम उस समय क्या करेंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम ये सब बोल देंगे, इमोशनली उनको वो करेंगे, तो मम्मी क्या हो जाएगी उस समय, डांटना भूल करके आपकी केयर करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करना कि जो चीज को आप अवॉइड करना चाहते हो उसके लिए आप अपने उस एक्शन से, कुछ एक्शन से आप क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम स्कूल जाना रहता था बचपन में, ठीक है, बचपन में हमें स्कूल जाना रहता था और हमें स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो अगर हम घर में ये बोलते कि हम मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है, तो वो क्या करते, मार पीट के हमें स्कूल भेज देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेड हायरिंग में आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो जैसे ही 8 बजे आपको स्कूल जाना है, तो आप क्या करेंगे, 7:50 पे अपना नाटक चालू करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि मुझे मेरा पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरा सर दर्द हो रहा है। और फिर मम्मी पापा जो रहेंगे वो क्या करेंगे, आपको उस समय केयर करेंगे, बोलेंगे ठीक है मत जाओ स्कूल आज, ठीक है। और जैसे ही 8:15 होगा आपकी वैन चली जाएगी, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इमोशनली चार्ज्ड, यानी कि आप उसको इमोशनली एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली डाइवर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस का यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेड हायरिंग कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अपील टू फोर्स, अपील टू फोर्स क्या होता है, व्हेन फोर्स और इवेंट थ्रेट of force is used to place in the reason in any attempt or justify a conclusion। मतलब फोर्स का मतलब क्या है, सोर्स एक तरह से, ठीक है। आप क्या है, किसी यूनिवर्सिटी के मान लीजिए डायरेक्टर, ठीक है। तो आप एक डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंचने से पहले आप क्या करेंगे, आप उसको अपने फोर्स का यूज करेंगे, अरे मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, डायरेक्टर हूँ तो क्या करूंगा, मतलब आप किसी को ऑर्डर दे देंगे, करना आपको ये काम है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपसे जो छोटे हैं उनको ऑर्डर दे देंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। या फिर जैसे हम बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं किसकी बेटी हूँ, तुम्हें पता है मैं मेरे पेरेंट्स कौन है, ठीक है, तुम जानते हो क्या मेरे बारे में, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वो फोर्स, यानी कि अपना जो बैकग्राउंड बता करके हम उनको क्या कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अपील टू फोर्स कहा जाता है, ठीक है। आपको ये नाम भी याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम, ठीक है। अपील टू फोर्स को क्या कहा जाता है, आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम, ठीक है। कभी कभी ये भी दे दिया जाता है आपको। तो अपील टू फोर्स का मतलब क्या होता है, अपना जो सोर्स है, अपना जो बैकग्राउंड है उसको यूज करके हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उसे हम अपील टू फोर्स कहते हैं, ठीक है। और अपील टू पीटी यानी कि एड मेजरिकॉर्डियम, ठीक है। एड मेजरिकॉर्डियम मतलब क्या होता है, अपील टू पीटी, पीटी यानी कि अपनी दयनीय स्थिति बता करके, जैसे कोई भीख मांगने आया है आपके पास या कोई दरिद्र है, ठीक है, आपके पास भीख मांगने आया, तो वो ये थोड़ी कहता अरे तुम मुझे भीख दो, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, ठीक है, ऐसे बोलता है क्या आपसे, वो क्या कहता है कि प्लीज मुझे दे दीजिए, मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया है, ठीक है, मेरी ये स्थिति है, मेरे 2 बच्चे हैं उन्होंने भी खाना नहीं खाया है, मतलब अपनी जो स्थिति है, तो वो आपसे सिंपैथी, ठीक है, सहानुभूति लेना चाहता है, ठीक है। इस तरह से जो यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपील टू पिटी। पिटी का मतलब क्या है, अपनी दयनीय स्थिति या कमजोर स्थिति को कमजोर स्थिति बता करके आपसे हेल्प लेना। और अपील टू फोर्स मतलब क्या है, अपना जो मतलब एक तरह से बैकग्राउंड या फिर अपना बड़ा फोर्स बता करके आपसे हेल्प लेना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपील टू फोर्स। अपील टू पीटी यानी कि अपनी जो दयनीय स्थिति है उसको बता करके क्या करना, हेल्प लेना। जैसे स्कूल में क्या होता था, असाइनमेंट बनाना होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे, पहले से असाइनमेंट बना लेते थे, लेकिन जो बैक बेंचर होते थे जिनको लास्ट दिन में बनाना है, कल असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आज रात के 12 बजे उनको याद आएगा कि हाँ हमें कल 9 बजे सबमिट करना है। फिर वो क्या करते थे, जिन्होंने असाइनमेंट बना लिया है उनसे क्या कहते थे, अरे यार तुझे पता है ना, मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं अभी मुझे कल करना है, मेरे को कुछ पता नहीं है, प्लीज तू मेरा अपना असाइनमेंट दे दे। और हम क्या करते थे, अरे यार ठीक है फ्रेंड्स है करके हम उनको असाइनमेंट दे देते थे।
ये क्या है उनकी अपील टू पिटी, समझ में आ रहा है ना, अपील टू फोर्स, अपील टू पिटी। यस मैम, आ रहा है। ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंटम एड होमेन, इसमें क्या होता है, कमेंटिंग ऑन और अगेंस्ट एन अपोनेंट। ठीक है, बिकॉज जैसे कि हमने किसी के अगेंस्ट में कमेंट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ही हैज कमिटेड एन क्राइम वी डू नॉट फाइंड हिम एज एन ग्रेट एक्टर। ठीक है, उसने एक्टिंग एक अलग प्रोफेशन है। ठीक है, एक्टिंग एक अलग क्वालिटी है और क्राइम एक अलग है। ठीक है, तो हम ये, उन्होंने कोई क्राइम किया है, ठीक है, उन्होंने कोई क्या किया है, कोई अपराध किया है, उसके लिए हम कहेंगे कि इसलिए हम उनको एक ग्रेट एक्टर नहीं मानेंगे। ठीक है, वो एक अच्छा एक्टर नहीं है क्योंकि उसने क्राइम किया है, जबकि क्राइम और एक्टिंग क्या है, अलग अलग, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जब हम एड होमिनेन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, उसके अपोनेंट के अगेंस्ट में जब हम कोई कमेंट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेन, होमिन। ठीक है, चलिए, अपील टू अथॉरिटी वही है, अपील टू अथॉरिटी, अपील टू फोर्स एक तरह से हम कहें, जिसमें हम क्या कहते हैं, रिचर्ड हॉकिन ए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड परहैप्स द फॉरमोस्ट एक्सपर्ट इन द फील्ड से दैट इवैल्यूएशन इज ट्रू, दैट इट्स ट्रू। ठीक है, मतलब कि अथॉरिटी का मतलब क्या है, किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया। ठीक है, किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ ये कोई कोई भी बड़ा व्यक्ति है, उसने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, उसने कुछ कह दिया, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि वो सही है या नहीं, बस उन्होंने कहा है, एक बड़े व्यक्ति ने कहा है, इसलिए वो सही है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपील टू अथॉरिटी। ठीक है, उसकी अथॉरिटी को देख के, उसका पोजीशन देख के हम उसको क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, हॉकिन एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये एक बायोलॉजिस्ट है, इवोल्यूशनरी। ठीक है, एंड परहैप्स द है ये। ठीक है, परहैप्स द फॉरमोस्ट एक्सपर्ट इन द फील्ड। ठीक है, वो उनके एक्सपर्ट हैं, सेज दैट इवोल्यूशन इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ठीक है, मतलब क्या है, उन्होंने बस इतना कहा, इवोल्यूशन ट्रू है क्योंकि ये सही है। ठीक है, इवैल्यूएशन सही है क्योंकि ये सही है, बस उन्होंने इतना कहा। अब यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है क्या, उन्होंने कोई रीजन दिया क्या, बस उन्होंने कह दिया कि इवोल्यूशन सही है क्योंकि वो सही है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, वो बड़े व्यक्ति हैं इवोल्यूशन फील्ड में, लेकिन उन्होंने कोई लॉजिकली ये सेंटेंस नहीं कहा है, तो ये गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये एक बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, इसलिए हमने उनके स्टेटमेंट को सही मान लिया। ठीक है, क्योंकि वो उनकी अथॉरिटी को देख के, उनका पोजीशन देख के। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपील टू अथॉरिटी। अपील टू पीपल का मतलब क्या होता है, वी शुड रेस्पेक्ट दिस मैन बिकॉज द एंटायर सिटी रेस्पेक्ट हिम। ठीक है, मतलब क्या है कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, भेड़ चाल, एक तरह से आप इसको समझने के लिए क्या समझ सकते हैं, भेड़ चाल। ठीक है, सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। ठीक है, सब इस व्यक्ति का रेस्पेक्ट करते हैं इसलिए हम भी करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपील टू पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग, इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है, जैसे कोई भी, मान लीजिए फेयर एंड लवली। ठीक है, एक क्या है, क्रीम है। ठीक है, कुछ समय पहले ये बहुत चला था, क्यों चला था, क्योंकि काफी सारे लोग उसको यूज करते थे, तो हम भी यूज करेंगे, उसका क्या इफेक्ट है, क्या वो हमारे लिए सूट करेगा या नहीं, या सच में उसमें सही में इंग्रेडिएंट अच्छे हैं या नहीं, ये बिना देखे सब यूज कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपील टू पीपल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिख रहा है, इस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम देर तक बाहर रहना, फिर घर पर सूचित न करना, और फिर निरंकुश आयोजनों में शामिल होना, और जब तक आप इसे समझ पाते हैं, आपका जीवन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होगा। किसी दिन आप प्रसन्न होंगे कि आप लॉकडाउन में थे। उपरोक्त युक्ति में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है, कौन सा है,
जो आपने अभी समझा उन सभी को आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, सबको याद में रखना पड़ेगा, ध्यान में। विचार कीजिए। स्लीपरी स्लोप। और बाकी हाँ, स्लीपरी स्लोप तो मुझे भी लग रहा। स्लीपली सोप लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या रीजन है? सही आंसर दिया है आप लोगों ने, स्लीपरी स्लोप ही होगा, लेकिन क्यों? स्लीपरी स्लोप में क्या होता है? उसमें अपने आप कुछ कहानियां बताई जाती, मतलब रिलेटेड, हाँ, ठीक कि है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हाँ। यस, वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए, देर तक बाहर रहना, फिर घर में सूचित न करना, फिर निरंकुश आयोजनों में शामिल होना, और जब तक आप ये सब समझ पाते हैं आपका पूरी तरह से जीवन नियंत्रण से बाहर होगा। किसी दिन आप प्रसन्न होंगे कि आप लॉकडाउन में थे। मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है और हम बस बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम क्या है, स्लिपरी स्लोप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेड हायरिंग तो नहीं है। रेड हायरिंग में हम क्या करते हैं? इमोशनल ब्लैकमेल टाइप है वो। ठीक है। और अपील टू अथॉरिटी में हाँ, क्या जैसे करते अपने हैं? पैद आपके अधिकार का प्रयोग करके। नहीं नहीं, वो अपील टू फोर्स है। नहीं। अच्छा अच्छा। वो अपील जैसे टू फोर्स बड़ी है। यहाँ पे हम किसी व्यक्ति बड़े तो। व्यक्ति ने कहा है इसलिए हम उसको सही मान लेंगे बिना देखे, ठीक है। ओके। अधिकार का प्रयोग करेंगे तब वो क्या है, अपील टू फोर्स। अपील टू अथॉरिटी कब है? जब हम किसी बड़े व्यक्ति को देख करके उसने कहा है तो सही ही कहा होगा, ठीक है। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने सही कहा है नहीं कहा है, इसने कहा है मतलब सही कहा ही हो, सही ही कहा होगा, ठीक है। तो ये अपील टू अथॉरिटी हो, ठीक है। मैम। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इसका लैटिन नाम है ना, वो आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद इसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नाम क्या होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो भी याद रखना पड़ेगा। एड पॉपुलम यानी कि अपील टू पीपल, ठीक है। पहला वाला क्या है, अपील टू पीपल। और ये आपका क्या था, जब सबसे शुरू में हमने जो पढ़ा था, याद है आप लोग को? कल पढ़ा था हम लोगों ने शुरू में, एम्बिग्विटी, ठीक है। और थर्ड आपका क्या है? ये है अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। चलिए, इसमें और भी बहुत सारा रहता है, ठीक है। एड पॉपुलम होगा इसमें। Everyone is going to the party, you should to go. This inference commit which type of fallacy? हाँ, ठीक है, एड पॉपुलम है ना। क्योंकि एड पॉपुलम में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो सब कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, जो सब कर रहे हैं। हाँ वो हम भी करेंगे। तो एड पॉपुलम यानी कि, मैम। हाँ बताइए। मैम, मुझे वो फॉल्टी जनरलाइजेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्या फॉल्टी जनरलाइजेशन? हाँ बताइए क्या था। यस मैम। उसमें फॉल्टी जनरलाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास जो प्रीमाइसेस है, ठीक है, वो आपका कंक्लूजन निकालने के बराबर नहीं है। जैसा कि मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था आप लोग को कि
एक कोई सेलिब्रिटी को आपने देखा एड में, ठीक है, एड में आपने देखा और उसमें क्या किया कि वो लक्स साबुन लगा रही है, ठीक है, और आपने उसको उसका तह तक पहुंचे बिना ही आपने क्या कर लिया, लक्स साबुन को अच्छा मान लिया, ठीक है, लक्स सोप को अच्छा मान लिया। उसके तह तक मतलब कि उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है वो सच में उसको यूज करती है या नहीं, बस आपने देखा कि उसके पास, आपके पास प्रॉपर उसके लिए क्या नहीं है, प्रिमाइसिस नहीं, तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हेस्टी जनरलाइजेशन या फॉल्सी जनरलाइजेशन, ठीक है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय अ गोल्डन पेयर ब्रांड फोन, गोल्डन पेयर ब्रांड फोन, लॉक गुड इन, सॉरी ये लुक होगा शायद, लुक look good in one's hand and all the Bollywood star can be seen carrying them these days, ठीक है, गोल्डन पेयर ब्रांड का कोई सॉरी फोन है, ठीक है, वो आपको खरीदना चाहिए क्योंकि गोल्डन पेयर ब्रांड का जो फोन है वो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, हाथों में वो अच्छा दिखता है। और अभी देखा जा रहा है कि बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसी ब्रांड के फोन को पकड़ रहे हैं, इसी ब्रांड के फोन को रख रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि बॉलीवुड स्टार के जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो गोल्डन पेयर ब्रांड का जो फोन है वो ही यूज कर रहे हैं आजकल के दिनों में, ठीक है, इसलिए आपको क्या है, गोल्डन पेयर ब्रांड फोन है वो खरीदना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जैसे आपका अपील टू फोर्स, अथॉरिटी, ठीक है, अपील टू पीपल, अपील टू पीटी, रेड हायरिंग, स्लिपरी स्लोप, ये कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपने जो शुरू में हमने पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और उनका जो ये लैटिन नेम है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट आपका सभी आता है लेकिन ये कुछ ज्यादा आते हैं। क्या है ये, पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट और अपील पीपल में कंफ्यूजन है, शायद ये पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट है। पॉलिसी अपील टू ऑफ पीपल एक्सीडेंट, हो सकता है। अपील टू व्हाट, पीपल। हाँ अपील टू पीपल ही है, ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि आपने मतलब अनजाने में कर दिया, ठीक है, एक्सीडेंट मतलब वही होता है ना, हम जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट तो नहीं करते, यहाँ पे तो जानबूझ के आपको बताया जा रहा है कि गोल्डन ब्रांड फोन आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये दिखने में अच्छा है और बॉलीवुड स्टार्स इसको रख रहे हैं अभी, ठीक है, मतलब बॉलीवुड स्टार्स कहने का मतलब क्या है, बॉलीवुड में जो भी स्टार्स है वो उसको रख रहे हैं इसलिए आप भी रखेंगे, ठीक है, हम यही तो करते हैं ना आजकल, हम क्या देखते हैं, किसी स्टार के हाथों में हम कोई चीज देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं हमें यही लेना है, ठीक है, आजकल आधी दुनिया इसी में चल रही, जो मैंने आप लोग को बताया ना कि आ, कोई भी आपका एक ट्रेंड कैसे चलता है, जैसे हेयर कट, गजनी हेयर कट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जब गजनी मूवी आई थी तब उसने उन्होंने क्या किया था, एक हेयर कट उनमें था है ना, जिसमें इस तरह से मतलब वहां पे पूरा एक क्या कहना चाहिए, एक लाइन बनी होती थी, पीछे भी एक लाइन बनी होती थी गजनी के उसमें, तो उस समय वो हेयर कट बन गया, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ में बाल बढ़ाने का है तो बाल बढ़ाने का आ गया, मतलब हम बहुत सारे स्टार्स क्या करते हैं, बाल को, अपने जो लड़के हैं वो भी बाल बढ़ा के रखे हैं, तो आजकल लड़के भी बाल बढ़ा के रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, अपील टू पीपल होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट,
क्या है? यहाँ तो अपील अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। पर अनक्वालिफाइड अथॉरिटी कैसे आएगी? ये नाम बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। ये अपील टू अथॉरिटी ही समझिए, ठीक है। यहाँ पे अनक्वालिफाइड मतलब क्या, उन्होंने कोई उसमें पीएचडी किया क्या कि मेडी शुक्ला सोप पे पीएचडी किया क्या, सुधीर क्रिकेटर जो ओ सुधीर है ओ उन्होंने, हाँ हाँ। ठीक है। मतलब क्या है, अपील टू और अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। कहने का मतलब क्या, हमने बस ये देखा कि ये क्रिकेटर सुधीर है और ये कह रहे हैं, मतलब सही ही कह रहे होंगे, ठीक है। हम किसी ये एक आइडियल मानते हैं ना हम किसी को, जैसे कि हमारे क्रिकेटर्स हैं कुछ, उनको हम आइडियल मानते हैं, कुछ हमारे एक्टर्स हैं हाँ उनको हम आइडियल मानते हैं, हाँ ये कह रहे हैं मतलब सही कह रहे हो, ये यूज करते होंगे, ठीक है। मैं ये यूज करता हूँ, ऐसा वो एड में यही तो बोलते हैं ना कि मैं ये यूज करता हूँ, बट वो यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, हैस्टी जनरलाइजेशन या फॉल्सी जनरलाइजेशन होता तो वो भी आपका क्या होता, सही होता, ठीक है। वो कैसे सही होता? फॉल्सी जनरलाइजेशन मतलब क्या है, उन्होंने कहा, है ना, मतलब क्या है, हाँ सुधीर ने कहा, तो हम फॉल्स जनरलाइजेशन मतलब क्या, सामान्यीकरण, ठीक है। हम अपने लिए भी उसको सामान्यीकरण मान रहे हैं, मतलब कि हम अपने लिए भी उसको जनरलाइज कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी जनरलाइज कर रहे हैं, बट वहां पे जो तर्क दिया जा रहा है वो प्रूव्ड है या नहीं ये हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अथॉरिटी ही हम इसको मानेंगे, लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं है आपके पास, हैस्टी जनरलाइजेशन फॉल्सी जनरलाइजेशन है, तो वो भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी की फैलेसी किसको कहा जाता है, उसका दूसरा नाम कौन सा है, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए आपको वो लैटिन नाम जो है वो आपको याद में रखना है, ठीक है। फैलेसी ऑफ इक्विवो इक्विवोकेशन। हाँ इक्विवेकेशन, ठीक है। फैलेसी ऑफ इक्विवेकेशन को क्या कहा जाता है, एम्बिगिटी कहा जाता है। ये सबसे पहले हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो हमने कल पढ़ा था वो यही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मतलब समझ में आ रहा है इसका, इसमें बोला जा रहा है, द डेली न्यूज कैरिड दिस मॉर्निंग अबाउट सम लोकल टीनेजर्स हु आर अरेस्टेड, यहाँ पे एक ब्रेक मतलब स्पेस है, हु आर अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ ड्रग पोजेशन, ठीक है। टीनेजर दिस डे आर नथिंग बट अ बंच ऑफ जंकीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेली मॉर्निंग में न्यूज आता है, हम न्यूज देखते हैं तो डेली मॉर्निंग में हमें पता चलता है कि कुछ टीनेजर्स, आजकल के जो 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो ड्रग के चार्ज में पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग के चार्ज में पकड़े जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो हमने कह दिया कि टीनेजर, आजकल के जो टीनेजर हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो बंच ऑफ जंकीज, जंकीज मतलब क्या है, उनमें ऑब्सेसिव लत है, ठीक है, जिसको एडिक्शन कहते हैं,
ठीक है, अलग अलग उसमें बंच ऑफ जंकीज यानी कि एडिक्शन का बंच होता है, फोन का एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, और किसी चीज का एडिक्शन है। तो आजकल के टीनेजर जो भी हैं वो उनमें बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। जंकीज का मतलब क्या है, काइंड ऑफ एडिक्शन होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है। तो इसमें हम कौन से फैलेसी मानेंगे? हेस्टी जनरलाइजेशन। हाँ, हेस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर और क्या ऑप्शन हो सकता था, और क्या मान सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन और क्या होता तो वो भी सही होता। कल हमने पढ़ा था, सोचिए कल हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था और क्या सही हो सकता है। क्योंकि अगर वो भी आता है तो वो भी यहाँ पे सही होता। ठीक है, लेकिन आपको एक ही दिया गया होगा, आप लोग इसका वो मत कीजिए, अदरवाइज जैसे ऑप्शन में ए बी भी दिया जाएगा। कल हमने क्या पढ़ा था, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन पढ़ा था, याद है आपको? कंपोजिशन। हाँ, उसमें वो वन मतलब कोई सिंगल हो तो ग्रुप को उसमें क्या। हाँ, पार्ट टू होल। ठीक है, हाँ। इसमें क्या होता है, किसी एक पार्ट के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए बोला जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, पूरे के लिए उसको जनरलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, सभी टीनेजर्स ऐसे नहीं है, कुछ कुछ टीनेजर्स हैं जिनमें ऐसी लत लग जाती है या ऐसे संगत में वो लोग पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग ये सब काम करते हैं। लेकिन कुछ टीनेजर्स ऐसे भी हैं, आप अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपटीशन वगैरह में जाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक छोटे से सर्कल को लेकर के हम उस पर बड़ा सर्कल नहीं कर सकते, ज्यादा लोगों पे उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होता तो वो भी क्या होता, आपका सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हेस्टी जनरलाइजेशन भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है ना, आप लोग इस पे कंफ्यूज मत होइए, जैसे वहां पे क्या था, अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब क्या है, ये अपील टू अथॉरिटी ही है। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रहा है? वो लास्ट वर्ड क्या है। मतलब एक तरह से कहना चाहिए, जैसे हम किसी के संपत्ति को हड़प लेना या फिर कोई किडनैपिंग कर लेना। ठीक है, हड़पना एक तरह से। ठीक है, एम्बेल्समेंट का मतलब क्या होता है, हड़पना। जैसे कि द पॉलिसी सजेस्टेड बाय हिम हैव नो मेरिट। ठीक है, नो मेरिट मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जो वो पॉलिसी, जैसे कि हमारे पास वो आते हैं बीमा करने वाले, जो पॉलिसी लेकर के आते हैं ना, कि आप इतना दोगे तो 2 साल में आपका इतना मिलेगा, 3 साल में आपको इतना मिलेगा, ऐसा करके आपके पास पॉलिसी लेके आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए कहा जा रहा है द पॉलिसी सजेस्टेड बाय हिम हैव नो मेरिट, उसमें कोई भरोसा नहीं है, सिंस ही हैव वंस चार्ज्ड विथ एम्बेल्समेंट,
उनको एक बार ऐसा उनके ऊपर आरोप लग गया है कि उन्होंने गबन कर लिया था या फिर उन्होंने हड़प लिया था, ठीक है, पैसा हड़प लिया था। अब यहाँ पे पैसा नहीं है, मैं आपको पैसे से बता रही हूँ, इसलिए उन्होंने पैसा हड़प लिया था, इसलिए जो वो पॉलिसी बता रहे हैं उसमें कोई वो नहीं है, मतलब उसमें कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, उसमें कोई सत्यता है या नहीं ये कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक बार पैसा हड़प लिया था। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? विच टाइप ऑफ फैलेसी? Argument from ignorance. इग्नोरेंस। पर इग्नोरेंस होगा या एड होमिनम? होमिनम में क्या होता है? क्या होता है बताइए? यही होता है। एड होमिनम में क्या होता है कि एक बार उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो हम उसको अब सही नजर से देख ही नहीं पाते, ठीक है। हो सकता है कि इस बार वो सही कह रहे हों, ठीक है। एड होमिनम का मतलब क्या होता है, एक बार उनके ऊपर कोई आरोप लग गया तो अब हम उसके बाद क्या करते हैं, अब हम उसके बाद उनको सही नजर से देख नहीं पाते। कोई अच्छा काम भी करेंगे तो हम उसमें क्या निकालेंगे, खोट निकालेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एड होमिनम कहते हैं। समझ में आया? हाँ। ठीक है। अगर एक बार किसी ने कोई गलत काम कर दिया है तो उसके बाद हम उसको सही नजर से देख ही नहीं पाते, उसको हम क्या कहते हैं, एड होमिनम कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, एक बार उनके ऊपर चार्ज लग गया है हड़पने का, तो अब हम उन वो कोई भी पॉलिसी हमें बता रहे हैं या उसके अलावा भी कोई अच्छा काम करेंगे तो हम उनको बोलेंगे नहीं ये अच्छा काम कर ही नहीं सकते, इनके ऊपर ये हो चुका था, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एड होमिनम। चलिए एक और देखिए लास्ट, उसके बाद बाकी आप लोग बनाइएगा। क्या है? बाकी सभी भी पार्टिसिपेट करिए, आप लोग को समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। जब आप नहीं समझेंगे इसको तो फिर आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। आप उसको थोड़ा अपना दिमाग, क्योंकि इम्प्रॉपर सॉरी इनफॉर्मल जो आपका फैलेसी है उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मल फैलेसी में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आपको इजिली आपको हो जाएगा। यहाँ भी समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। हाँ। क्या होगा? Fallacy of composition. फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्यों होगा? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन नहीं है। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ पे फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? इंडियन अमेरिकन आर क्या है, डिसअपियरिंग। डिसअपियरिंग, यहाँ पे डिसअपियरिंग का मतलब क्या है? क्या है? यहाँ पे दिखने। डिसअपियरिंग का मतलब है कि मतलब लुप्त हो रहे हैं, है ना। डिसअपियरिंग यहाँ पे क्या मतलब है, लुप्त हो रहे हैं। अमेरिकन इंडियन जो है, मतलब अमेरिकन इंडियंस जो है वो लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। दिस मैन इज एन अमेरिकन इंडियन, ये जो इंसान हमें दिख रहा है वो क्या है, एक अमेरिकन इंडियन है, ठीक है। देयर फॉर दैट मैन इज डिसअपियरिंग, इसलिए वो लुप्त हो गया, ठीक है, या लुप्त हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये क्या नो हुआ? मैम। मीनिंग जब आप, वही मैं बोली इनफॉर्मल फैलेसी में आपको मीनिंग समझना है। यहाँ पे क्या होगा, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब क्या है, जो हमने कल डॉक्टर वाला पढ़ा था,
याद है आप लोग को? हाँ, वहां पे डॉक्टर क्या है, मतलब एक तरह से ये एक्सीडेंट का मतलब क्या है, अपवाद कहना चाहिए, ठीक है। अपवाद की वजह से यहाँ पे अपवाद भी, और एक्सीडेंट की वजह, एक्सीडेंट में दूसरा क्या चीज होता है, एक तो अपवाद, ठीक है, जैसे डॉक्टर वाला केस हो गया, और एक आपका क्या होगा, यहाँ पे एक और क्या हेड चीज सही हो सकता है, और कौन सा ऑप्शन होता तो सही हो सकता था? एक वो हेडेक वाला देखा था। हेडेक वाला, हाँ हेडेक वाला, यस, ठीक है। वो क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिग्विटी, हाँ, इक्विवोकेशन। अगर वो ऑप्शन होता तो वो भी क्या होता, सही होता, ठीक है। लेकिन वो नहीं है तो आपका क्या होगा, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट भी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कंपोजिशन मतलब क्या होता है, पार्ट टू होल, तो यहाँ पे कोई पार्ट टू होल की तो बात हो नहीं रही है, ठीक है। डिवीजन मतलब क्या होता है, होल टू पार्ट, तो होल टू पार्ट की भी बात नहीं हो रही है। फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट मतलब क्या है, काइंड ऑफ एक्सीडेंट ही है, ठीक है, जिसमें हम कन्वर्स एक आता है आपका, जिसमें अपोजिट को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्स एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे इक्विवेकेशन होता या एम्बिग्विटी होता तो वो भी आपका सही होता, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब आप लोग को जब मैं पीपीटी दूंगी तो आप लोग पढ़िएगा, बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फैलेसी ऑफ टर्म्स देखते हैं। फैलेसी ऑफ टर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल फैलेसी कहते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, इनफॉर्मल फैलेसी देख रहे थे। अभी नेक्स्ट आप देखेंगे फैलेसी ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो फैलेसी ऑफ टर्म्स, अभी हमने देखा इनफॉर्मल फैलेसी बहुत टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का, लेकिन फैलेसी ऑफ टर्म जो है ना वो इतने ही टाइप के होते हैं। कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताया था, क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी के क्या कितने टाइप के होते हैं क्वालिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। दो तरह की क्वालिटी पढ़े हैं ना हमने, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो क्वालिटी हमारे कितने हैं, दो, क्वांटिटी हमारे कितने हैं, दो, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, ठीक है। ए ई आई ओ यू, सॉरी ए ई आई ओ, ये नहीं समझेंगे आप तो फिर आगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, पहले समझ के आइएगा, पहले जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो देखिए यहाँ पे, यूनिवर्सल यानी कि ऑल और नो, ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। और पर्टिकुलर क्या होता है, सम, सॉरी नो नहीं होगा यहाँ पे, ऑल वाला जो है वो यूनिवर्सल है, और सम वाला है उसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर कहते हैं। उसके बेसिस पर एक फैलेसी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कहते हैं। और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक तरह की फैलेसी होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर एंड माइनर टर्म, उसके बेसिस पे एलिसिट मेजर एलिसिट माइनर, ये इतने तरह की फैलेसी आपकी फॉर्मल फैलेसी के अंतर्गत होती है, ठीक है। अब इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं आगे हम लोग देखेंगे। फॉर्मल फैलेसी के लिए आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ ए ई आई ओ क्लियर है, तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए फॉर्मल फैलेसी के लिए। फैलेसी ए ई आई ओ टर्म आपको क्लियर होने चाहिए, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मेजर टर्म कैसे निकालते हैं, माइनर टर्म कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होना चाहिए, कौन सा ए टाइप में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, आई टाइप में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ई टाइप में, ओ टाइप में, ठीक है। ये आपको क्लियर है, सभी को क्लियर है क्या, ये क्लियर है या नहीं ये बताइए। हाँ, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ए टाइप प्रीपोजिशन बोल के बताइए क्या होता है, ऑल मैन आर गुड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव या यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, ई टाइप प्रीपोजिशन, नो मैन आर गुड,
ये कौन सा टाइप है? यूनिवर्सल नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? आई टाइप की पोजीशन कैसा होता है? सम मेन आर गुड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है, फिर ओ टाइप की पोजीशन क्या होता है? सम मेन आर नॉट गुड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, ये आपका AEIO, इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ए टाइप की पोजीशन का, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? मिडिल टर्म, माइनर टर्म निकालना और मेजर टर्म निकालना। इसके लिए आपके कैसे, कब निकालते हैं हम लोग? जब हमारे पास सिलोजिज्म होता है, युक्ति वाक्य होता है। युक्ति वाक्य में क्या क्या होता है? प्रीमाइसिस 1 होता है, प्रीमाइसिस 2 होता है और कंक्लूजन होता है। तो प्रीमाइसिस 1 हम लोग मान लीजिए, मान लेते हैं ऑल men आर गुड। ठीक है, दूसरा हम लोग मानते हैं सम men आर सिंगर। ठीक है, फिर नहीं, यहाँ पे ऐसे मानेंगे तो आपका कंक्लूजन ही निकल पाएगा। यहाँ पे X इज ए मैन। ठीक है, कंक्लूजन निकला हमारा X इज गुड। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? व्हाट इज मिडिल टर्म? इनमें मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? और ये मैन, प्रीमाइसिस 1 और 2 में जो सेम होगा वो मिडिल टर्म होगा। हाँ, तो क्या सेम है? मिडिल टर्म कौन सा है? मैन। ठीक है, प्रीमाइसिस 1 और प्रीमाइसिस 2 में जो चीज सेम होगा, जो वर्ड सेम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिडिल टर्म कहेंगे। मिडिल, मेजर और माइनर निकालने के लिए आपको कंक्लूजन देखने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको सिर्फ प्रीमाइसिस 1 एंड प्रीमाइसिस 2 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रीमाइसिस 1 में भी मैन है, प्रीमाइसिस 2 में भी मैन है, तो इसलिए मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? मैन। उसके बाद मेजर टर्म क्या होगा? मेजर टर्म क्या होगा? क्या होगा? गुड। ठीक है, प्रीमाइसिस 1 को हम क्या कहते हैं? मेजर प्रीमाइसिस। ठीक है, मिडिल टर्म निकालने के बाद जो एक टर्म बचता है, ठीक है, जो एक टर्म बचता है, यहाँ पे क्या है? ये और ये तो क्या है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से जो भी एक टर्म बचेगा वो आपका क्या होगा? मेजर टर्म होगा। प्रीमाइसिस 2 को हम क्या कहते हैं? माइनर प्रीमाइसिस। ठीक है, प्रीमाइसिस 2 को माइनर प्रीमाइसिस कहते हैं। माइनर प्रीमाइसिस में मिडिल टर्म निकालने के बाद जो एक टर्म बचेगा वो आपका क्या होगा? माइनर टर्म होगा। तो यहाँ पे माइनर टर्म क्या हो गया आपका? X। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म। यस मैम। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो। चलिए, नेक्स्ट आपका है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें देखना है थोड़ा सा। तो उसको मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कैसे करेंगे? पहले बात तो ये कि AEIO। ठीक है, ए को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हम निकालते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ए में सब्जेक्ट क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, आई में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं
और ओ में क्या रहता है, सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट क्या रहता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। आई वाले प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओ वाले प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए बस। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए पहला आपका है, क्या है क्वेश्चन, देखिए आपके पास फेलेसी, विच टाइप ऑफ फेलेसी कमिटेड। ठीक है, पहला आपका दिया हुआ है सम गुड एक्टर आर नॉट स्ट्रॉन्ग। कौन से टाइप का प्रीपोजिशन है, कौन से टाइप का प्रीपोजिशन है, जल्दी जल्दी बताइए। ओ टाइप। और टाइप प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ऑल प्रोफेशनल रेसलर आर स्ट्रॉन्ग मैन। ए टाइप। ए टाइप। ठीक है, कंक्लूजन हमारा क्या है, देयर फॉर ये मतलब इसको छोड़ दीजिए, ऑल प्रोफेशनल रेसलर आर गुड एक्टर। ए टाइप। ए टाइप। ठीक है, तो कभी भी, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसेस। ठीक है, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसेस। अगर कोई भी एक क्वालिटी आपकी नेगेटिव है, ठीक है, याद रखिए कोई भी प्रीमाइसिस 1 या प्रीमाइसिस 2 में से कोई भी एक क्वालिटी आपकी नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें से आप पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्वालिटी ऑफ बोथ और एनी one premises is negative and the conclusion drawn from the premises is positive। ठीक है, याद रखिए कभी भी हम किसी नेगेटिव प्रीमाइसिस से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर नेगेटिव प्रीमाइसिस से पॉजिटिव कंक्लूजन निकला है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम द नेगेटिव प्रीमाइसिस। ये आपका एक तरह का क्या है, फैलेसी है, त्रुटि है। ठीक है, नेगेटिव प्रीमाइसिस से पॉजिटिव कंक्लूजन निकालना त्रुटि है। समझ में आ गया, आया क्या समझ में? हाँ। डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें आपको समझना कुछ नहीं है, बस देखना है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको चार्ट बनाना सीखिए, चार्ट बनाना सीखना है। ठीक है, ये जो चार्ट बना हुआ है वो कैसे बनाएंगे, अपना कॉपी निकालिए। कॉपी में आपको क्या करना है, पहले इस तरह से बना लेना है। ठीक है, पहले आप क्या बनाएंगे, क्वांटिटी लिखिए, फिर लिखिए क्वालिटी। ठीक है, अब P1 लिखिए, फिर उसके बाद P2 लिखिए, नीचे कंक्लूजन लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, P1 की क्वालिटी कैसी है देखिए, P1 की क्वांटिटी कैसी है, सम टाइप क्वांटिटी है। ठीक है, तो सम लिख दीजिए, या फिर इसको आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं। ठीक है, सम ना लिख के पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी कैसी है इसकी, नेगेटिव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देखिए, क्वालिटी कैसी है, ऑल है यानी कि यूनिवर्सल है। और क्वालिटी कैसी है, पॉजिटिव है। नीचे भी आप लिखेंगे ऑल और पॉजिटिव। ठीक है, फिर आप देख के पता कर पाएंगे कि यहाँ पे नेगेटिव है प्रीमाइसिस में और कंक्लूजन आपका क्या निकला है, पॉजिटिव निकला है। सबसे पहले आपको, जब आपको फैलेसी आपको चेक करना है, ठीक है, तो सबसे पहले फैलेसी हम कहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं, क्वालिटी से। ठीक है, क्वालिटी में अगर आपको फैलेसी दिख गई तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वालिटी में ही फैलेसी दिख गई, फैलेसी ऑफ क्या, नेगेटिव प्रीमाइसेस, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम द नेगेटिव प्रीमाइसेस, ये फैलेसी दिख गई, इसलिए हम आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरे में क्या है। अब पहला, चलिए चार्ट बनाइए सभी लोग, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, लेकिन फिर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चार्ट बनाइए, देख के नहीं बनाना है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि आगे प्रश्न है और उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और आप लोग को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चार्ट बनाइए। पहला कौन सा प्रीपोजिशन है वो लिखिए, पहले P1 कौन सा है, P2 कौन सा है, कंक्लूजन कौन सा है, फिर उसके बाद चार्ट बना लीजिए।
ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको आप लोग समझिए। बन गया चार्ट? यस मैम। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वालिटी देखना है, ठीक है। तो आप क्वालिटी देख पा रहे हैं, पहले क्या है, नो ट्रेजिक एक्टर आर हैप्पी मैन, इसमें मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है, ऑल हैप्पी मैन आर नॉट ट्रेजिक एक्टर, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ये क्या है, यूनिवर्सल यानी कि ऑल, और ये क्या है, नो टाइप प्रीपोजिशन है, मतलब कि नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड वाला आपका क्या है, सम और नेगेटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। थर्ड वाला क्या है, सम और नॉट, ये भी सम और नॉट है, यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव है, ठीक है। एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस किसको कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ P1 P2 एंड C आर नेगेटिव, ठीक है। जब तीनों नेगेटिव रहता है, जब तीनों की क्वालिटी नेगेटिव रहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस कहते हैं, ठीक है। उस फैलेसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, ठीक है। पहला हमने क्या देखा कि नेगेटिव प्रीमाइसेस से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। दूसरा फैलेसी क्या होता है कि तीनों क्वालिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तीनों क्वालिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2, प्रीमाइस और कंक्लूजन, इन तीनों की क्वालिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर तीनों की क्वालिटी नेगेटिव है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव प्रीमाइसिस कहते हैं। समझ में आया दोनों? यस मैम, आ गया। चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब ये दोनों क्या था, क्वालिटी के बेसिस पे हमने देखा, ठीक है। अब उसके बाद क्वांटिटी के बेसिस में आगे हम देखेंगे, अगर क्वालिटी दोनों सही है तीनों, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट किस में बढ़ते हैं, क्वांटिटी में बढ़ते हैं। अगर हमारा क्वालिटी सही होता है, क्वालिटी में कोई फैलेसी नहीं होता है, क्वालिटी के बेसिस पे दो फैलेसी हमारी होती है, कौन कौन सी, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम द नेगेटिव प्रीमाइसेस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या है, प्रीमाइसिस, ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रीमाइसिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका दो फैलेसी किसके बेसिस पे हम निकालते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे। अगर क्वालिटी में कोई फैलेसी नहीं है तो फिर हम आगे क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए।